अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज मैं घर पे नहीं हूं, लेकिन आज ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ कोई किसी फिल्म के क्लिप चलाए जाएँ, किसी की तस्वीरें दिखाई जाएँ। आज वैसे गपशप कर लेते हैं। 3-4 चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। एक तो एक फ़िल्म थी, वो कौन सी फ़िल्म थी जिसकी शबनम साहिबा ने डिस्ट्रीब्यूशन की थी, किसी ख़ास शहर के लिए की थी, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का उन्हें फ़ायदा क्या हुआ था। इस पर ये मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको बताऊँगा। कुछ अदाकारों के आर्टिस्ट जो हमारे हैं, हमारे माशरे के अंदर जो उनके साथ सलूक किया जाता है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और 2 अदाकाराओं ने यानी जो इस वक्त की एक्ट्रेस हैं टीवी की, उन्होंने कुछ क्रिकेटर्स के हवाले से कहा है कि वो मैसेजेस वगैरह उन्हें भेजते हैं, जिसका वो एक किस्म का काफ़ी ज़्यादा शोर भी पड़ा हुआ है इस वक्त। इसके बैकग्राउंड पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। वैसे तो आज मैच भी है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, और वो हो भी हमारे शहर में रहा है, पिंडी में। तो शुरू हम कहाँ से करें? मेरे ख्याल में हम शबनम साहब से शुरू करें। नहीं, हम चले क्रिकेटर से शुरू कर लेते हैं, मैच है क्योंकि। नाज़रीन, बड़ी अजीब सी बात है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो, हालांकि उनकी जो मेरे ख्याल में फेम होती है, उनको जो पॉपुलैरिटी मिलती है, उनकी शोहरत वो बहुत ज़्यादा होती है, वो अदाकारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर दूसरे ममालिक के अंदर भी लोग उनको जानते पहचानते हैं। आप उठा के देख लें तो ये मैंने देखा है अभी रिसेंट पास्ट में। मोमना इकबाल साहिबा जो हमारी आर्टिस्ट हैं टीवी की, और इसके साथ नवाल सईद हैं जिन्होंने जाने जहान में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने बताया कि उनको कुछ क्रिकेटर जो हैं वो मैसेज करते हैं। उनसे जब ज़ाहिर पूछा गया कि नाम कौन कौन से क्रिकेटर्स के, तो उन्होंने नहीं बताया, जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा किया। लेकिन उसके साथ उन्होंने बताया कि ग्रीटिंग्स के होते हैं, उमूमी तौर पे आपको देखा है कि वो लाइन डालने के लिए, कहानी चलाने के लिए मेरे ख्याल में ग्रीटिंग के मैसेज पहले भेजे जाते हैं। तो इस किस्म के मैसेज जो थे वो आए, उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया, उनके नाम बताने से अवॉइड किया। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। एक क्रिकेट के अंदर जो है वो बहुत कम ख़वातीन हैं, कमेंट्री वगैरह करती हैं। 1-2 बाहर की हैं, एक यहाँ पे होस्ट हैं। एक जो यहाँ की होस्ट हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा बताया, एक रिपोर्टर को ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि बड़े मशहूर बॉलर हैं, अभी पता नहीं दोबारा क्रिकेट में आए हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा क्रिकेट को इन दिनों में। तो वो मैसेज करते थे। फिर एक और प्लेयर बैट्समैन हैं, वो भी पता नहीं अब हैं या नहीं है, वो भी बड़े मैसेजेस करते थे उनको। और फिर एक जो बीट रिपोर्टर होते हैं, बीट रिपोर्टर्स वो होते हैं जो कि जिनकी अपनी फील्ड होती है। जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर अगर जाएं तो उनको जो पार्लियामेंट कवर करते हैं वो पार्लियामेंट के बीट रिपोर्टर कहलाएंगे। इसी तरह एजुकेशन के, शोबिज़ की दुनिया के जिस तरह होता है, तो इस तरह बीट रिपोर्टर्स जो स्पोर्ट को कवर करती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसे नाम हमें बताए जाते हैं कि हम बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना, पर्दा नशीनों के नाम। तो इस तरह हैरान हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बड़े नवाजी परहेजगार हैं, लेकिन उनके भी बारे में कुछ सुनने को मिलता है जब इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की बीट रिपोर्टर्स को भी इस तरह के मैसेजेस वगैरह आते हैं और वो करते हैं। तो क्रिकेटर्स जो हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ से। इस तरह उनका इमेज भी ख़राब होता है, और ख़ासतौर पे बाहर मुल्क के अंदर भी अगर आप देखें तो जिस तरह विराट कोहली जो अनुष्का के खामन है, उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पाकिस्तानी बैट्समैन आए और वो पूछने के लिए आए, देखने के लिए, तो मेरे जहन में यही था कि ये वसीम अकरम साहब भी इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि हमारे जहन में ये था कि आके टिप्स लेंगे, बैटिंग टिप्स लेंगे और आके पूछेंगे आप फिजिकली इतना फिट कैसे हैं। तो उन्होंने ये पूछा, जी आपकी गाड़ियाँ कौन सी रखी हुई हैं, आपका घर कहाँ पे है, घर के क्या कितने एरिया पे है, मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। तो ये प्रायोरिटीज़ होती हैं जिससे इंसान का पता चलता है कि वो अंदर से है क्या असल में। तो ये थोड़ा सा था जो मैंने करना था, क्योंकि मुझे 1-2 एंकर्स ने भी बताया कि फ़लाँ जो क्रिकेटर है बड़ा मशहूर है और बड़ा उसका और तरह का इमेज है, उन्होंने भी जनाब से मैसेज किया और ये किया वो किया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती रहती हैं। खैर, आज हमारे इधर मैच भी है, तो आपको पता है कि जो 3-4 दिन पहले जब प्रैक्टिस मैच चल रहा था तो ट्रैफिक ब्लॉक थी, बाहर जो वेंडर्स बैठे हैं रेडियो वाले, चावल वगैरह लगा के, कोई हलीम, कोई चने, जो आप रोज़ाना बैठते हैं, वो मैच की वजह से वो नहीं बैठ सके। तो उनकी आंखों में आंसू भी देखे उनकी। अब 22 बंदे अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कम 50,000 से 80,000 लोग जो मरी रोड पे ट्रैवल करके
रोज़ाना रावलपिंडी से यानी कि उस एरिया से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, कुछ मरी चले जाते हैं, कुछ कहाँ चले जाते हैं। तो उनके लिए भी इतनी ट्रैफिक ब्लॉक, रास्ता बंद किया हुआ। फिर ट्रैफिक वालों की प्लानिंग ऐसी कि आगे बताया नहीं हुआ कि ये आगे से मुतबादिल रास्ते ले लें। मतलब अभी एक चौक है, बेलफास्ट मरीड चौक है, सदर से आने वाले लोग मरीड चौक को क्रॉस करके मरी रोड पे जाके आगे कमेटी चौक पे जाके पता चलता है कि आगे तो ट्रक खड़ा हुआ है। वो यू टर्न लेने के लिए जनाब सब 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो आप चौक में मरीड पे एक बंदा खड़ा कर दें ट्रैफिक वाला, उधर से वो साइड पे चला जाएगा, बता दें कि मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। या कम से कम चले ट्रैफिक पुलिस वाला इतना बड़ा सारा काम ये नहीं कर सकते, तो आप कम से कम ये कर लें कि वहाँ से लिख के एक बोर्ड सा लिख के लगा दें कि आगे सिर्फ रजबजार जाने वाले लोग ये वाला रास्ता इस्तेमाल करें, क्योंकि वो तो आगे लेफ्ट टर्न हो जाता है। तो जिन्होंने सीधा इस्लामाबाद जाना है वो यहाँ से वापस चले जाएं और वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। वो कचहरी से होगा, दूसरी साइड से निकल जाएंगे पुराने एयरपोर्ट से। तो ये अच्छा, वेंडर्स की भी मैंने आंखों में आंसू देखे हैं। और फिर अब कराची के अंदर जो मैच हुए थे, कराची के अंदर भी टेंडेंसी कम हो गई थी, लोग मैच देखने नहीं आए थे उस तरह, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, टिकट महंगे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो अब वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए। प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो है अवाम की फलाह बहबूद रखनी चाहिए। उसके साथ साथ खेल भी चलते हैं, हर मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन खेल की वजह से सबके रास्ते रोकना, एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं बीच में, और जो जिनकी रोज़ी रोटियां वहाँ पे लगी हुई हैं, जो अमूमी तौर पे रोज़ बैठते हैं, पता नहीं बेचारे रोज़ के हिसाब से मजदूरी करते हैं, वो 10-10 दिन मैच हो रहे हैं जी, सब कुछ बंद हुआ है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब मैं आता हूँ ज़रा अदाकारों के ऊपर। हमारे हाँ, जिस तरह अभी आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद वाला मामला चला, उसको ज़्यादातर पोलिटिसाइज़ कर दिया गया। देखना पड़ता है, अगर आप एंटरटेनमेंट की दुनिया को या शोबिज़ की दुनिया से आप वाबस्ता हैं या आप उनको फॉलो करते हैं, तो हमें ज़ाती जो उनकी पसंद नापसंद है उससे ज़्यादा उनके फ़न की कदर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके काम को देखना चाहिए, काम में कितना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है वो देखना चाहिए। लेकिन ये आफ्ताब इकबाल वाली और जो ये वाली एपिसोड थी, इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है सुहेल अहमद साहब के हवाले से वो सियासत की नज़र ज़्यादा हुआ, उसको देखना चाहिए। क्योंकि अब ये देखें कि किसी सहाफ़ी को, किसी होस्ट को आप अगर इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ, अनवर मकसूद साहब जैसे बंदे के साथ, कद्दावर शख्सियत, हबीब जालिब साहब के साथ, फिर अमजस जैसी शख्सियत के साथ मिलाना शुरू कर दें, तो ये भी बड़ी ज़्यादती है। तो ये पिछले दिनों में यही हुआ, सामने जो कुछ आया। सुहेल अहमद साहब हमारे बड़े अच्छे मायानाज अदाकार हैं, ठीक है, उनकी सियासी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, तो सेम केस विद आफ्ताब इकबाल, उनसे भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसको बुनियाद बना के सुहेल अहमद साहब की ट्रोलिंग करना या उनको रगड़ा देना और इनको पता नहीं कहाँ से कहाँ किन शख्सियात के साथ मिला देना, ये भी बड़ी ज़्यादती है। अब आते हैं जनाब अगले टॉपिक की तरफ। अगला है जनाब शबनम साहबा, उनसे हमारी बातचीत भी होती रहती है और उन्होंने अवार्ड भी लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग, एक दिन मेरी एक दो दिन पहले बात हुई उनसे, तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई उन्होंने। एक फ़िल्म आई थी, आपको याद होगा, जनवरी 1976 में, तलाश फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर जो थे, जिसके डायरेक्टर जो थे परवेज़ मलिक साहब थे, और नदीम साहब, मसूद अख्तर साहब, औरंगज़ेब साहब, बाबरा साहबा और मुमताज़ साहबा, उनके साथ शबनम साहबा भी उसके कास्ट का हिस्सा थी। उसके गाने भी बड़े पॉपुलर हुए थे, जो डाली झुकना न जाने वो टूट जाती है, अहमद रशीद साहब का गाना था। फिर देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे, नाहिद अख्तर साहबा का गाना। फिर वो प्यार की आग निगाहों में सजाए रखना, फिर वो सलीम शहजाद साहब ने भी गाया था और नाहिद अख्तर साहब ने भी। लेकिन ये फिल्म जब आई तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, शबनम साहबा ने बताया कि हमने ये सारे शहर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो सन में हो गए थे, पिंडी रह गया था, पिंडी का नहीं था, पिंडी हमारा शहर। पिंडी पे ये फिल्म आई थी शबिस्तान सिनेमा पर। आपको पता है कि शबिस्तान सिनेमा एजाज गुल साहब का था, एजाज गुल साहब बेटे हैं आगा जी गुल के। तो कहते हैं कि वो आगा जी गुल उसके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह थे, जो भी थे, तो वहाँ पे बैठे हुए थे स्टूडियो में, ऐसी नॉर्मल रूटीन में, कोई खाना था, डिनर था, कोई फंक्शन था, क्या था, फिल्म बन चुकी थी, फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार थी। उन्होंने वैसे तस्करा कर दिया कि जी पिंडी के लिए अभी तक ये फिल्म किसी ने नहीं खरीदी थी पहले, क्योंकि आपको पता है उम्मीद तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर पहले से पैसा भी लगा देते, तो सारे सर्किट में वो पहले से पैसा दिया हुआ था, लगाया हुआ था, तो पिंडी में अभी तक नहीं लगा था। तो शबनम साहबा ने मजाक में कह दिया कि मैं ले लूँ फिल्म ये वाली, तो आगा जी ने कहा बिल्कुल ले लें, आप करें, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें। अच्छा, मज़े की बात है, वो फिल्म जो थी वो उन्होंने शबनम साहबा ने ख़रीद ली। अब उनको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं था ज़ाहिर है, और 176 से लेकर अभी तक मतलब 48 साल शायद हो गए। तो
उन्होंने कहा जी ले लें। उन्होंने जब ली वो फिल्म तो वो फिल्म चल गई। आपको पता है कि कराची के अंदर भी वो प्लाजा सनमा पे मेरे हाल में शायद 42 हफ्ते निकाले थे, 116 हफ्ते उसके टोटल थे। डायमंड जुबली फिल्म थी वो। तो ये फिल्म यहाँ पे भी चल गई। वो बिजनेस इतना किया उस फिल्म ने जिसका हिसाब नहीं। शबनम साहबा कहती है कि मेरे तो वारे नहीं आ रहे हो गए। वो उन्होंने बताया फिर उन्होंने करोला की Mark II गाड़ी जो थी वो उसकी जो सिर्फ पिंडी के अंदर जो उसका लगाने की वजह से उन्हें प्रॉफिट हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने वो ख़रीदी थी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा उमूमी तौर पे आप लोग जाते थे फिल्म देखने? कहते जिस दिन, उन्होंने बताया कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ होती थी ना उस दिन जान निकली हुई होती थी, डर खौफ फिल्म के साथ पता नहीं क्या सलूक पब्लिक करेगी। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दिल लगी फिल्म के टाइम के ऊपर नदीम साहब और वो इतने ज़्यादा कोई बिल्कुल उन्हें उम्मीद नहीं थी और बहुत ज़्यादा यानी कि नेगेटिव चीज़ें थी उनके जहन में कि ये किस किस्म के। एक तो असलम डार साहब ने ज़ाहिर वो दारा बाबर लोपत और फिल्में बनाते थे आखिरी चट्टान टाइप। तो जिस टाइम उन्होंने इधर परवेज़ मलिक और सुलेमान और अशफाक रानवी और शरीफ नैयर और मैं किस का नाम दूँ, नज़रुल इनका मुकाबला करने के लिए जब इस किस्म की फिल्म बनाई तो वो ये तो ज़हनी तौर पे तैयार ही थे। कहते गाने भी हम, शबनम साहब अभी मुझे बताया, कहते जी गानों को भी हम सीरियस नहीं ले रहे थे। वो पता चला फिल्म हिट हो गई, पब्लिक के अंदर सराहा गया उसको, स्टोरी को भी सराहा गया, अदाकारी को भी सराहा गया, गाने जो थे वो जनाब एक से एक। तो वो कहते हैं कि हमें खौफ होता था। आईना फिल्म का उन्होंने बताया कि शायद बाद में देखी थी, लेकिन उन्होंने वो भी प्रीमियर उनका स्टूडियो के अंदर जो हुआ था वहाँ पे देखा था। और मैंने पूछा कि क्या इतना पता था कि इतनी ज़्यादा हिट होगी? वो कहते हैं इतना कभी भी पता नहीं होता कि इतनी ज़्यादा हिट होगी, और ये पता चल जाता है कि ये फिल्म फलां फिल्म है अच्छी बन रही है। उन्होंने दुनिया की मिसाल दी, कहते दुनिया फिल्म थी उस टाइम शूट करते पता चल गया था, मतलब वो बिल्कुल उसके बरक्स ना दिल लगी के, कि दिल लगी का तो उन्हें बिल्कुल उल्टा था ना कि क्या बना रहे हैं, पता नहीं क्या बन रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसका हमें पता नहीं था इतना ज़्यादा। फिर उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिए जो कि मैं उनकी इजाज़त बगैर यहाँ पर ले नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो पहली वाली चीज़ ज़रा इंटरेस्टिंग थी और मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे उस मामले में कि क्यों शेयर किया। लेकिन कुछ फिल्में थी जो वो किचन के लिए उन्होंने कहा मैंने की। किचन फिल्म कहा जाता है उन्हें कि आपने किचन चलाना होता है, आप ना उसकी प्रोडक्शन टीम से, डायरेक्टर से भी आपको हो सकता है इतने ज़्यादा मुतमिन ना हो, उसकी बाकी कास्ट से भी शायद मुतमिन ना हो, उसकी कहानी से या प्लॉट जो भी उसका स्क्रिप्ट है उससे भी आप मुतमिन ना हो, लेकिन वो फिल्में जो हैं वो किचन फिल्में कहलाती हैं, तो वो करनी पड़ती हैं। इस तरह की फिल्में बाज़ दफ़ा करनी पड़ती हैं। तो वो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बताई। कुछ और चीज़ें भी थी वक्तन फ़वक्तन मेरे जहन में आती रही जाएंगी तो मैं आपको बताते भी रहूँगा। फिर अच्छा अब मैं आता हूँ ज़रा अदाकारों के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर अदाकारों को, आर्टिस्ट को वो वाला मकाम नहीं दिया जाता अनफॉर्चुनेटली जो उनको मिलना चाहिए। आप हॉलीवुड में उठा के देखें जनाब सदर रेगन, फिर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, इन मतलब ये वो लोग हैं कि जिनको लोग सियासत में ला के ये फ़ख्र से बताते थे कि ये आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं। तो इंडिया में भी इससे काफ़ी बेहतर है मामला जो है, लेकिन यहाँ पे फिल्म भी देखी जाती है, एंटरटेन भी हुआ जाता है, एंड ऑफ द डे उनको अजीब अजीब अलकबात से भी नवाज दिया जाता है और उनके स्कैंडल भी बना दिए जाते हैं। उनके स्कैंडल बना के उनकी नेगेटिव चीज़ें दिखा के व्यूज़ भी लिए जाते हैं, रसाले भी चलाए जाते हैं, मैगज़ीन भी चलाए जाते हैं, ख़ुद मजहबी भी बन जाते हैं। एक एक गाने का भी पता होता है, वो ख़ुद मजहबी मज़हब में भी जाके वो कर लेते हैं, उनको एक मखसूस नाम दे के उधर वो भी कर दिया जाता है। मुझे एक दफ़ा याद है एक स्टेज के अदाकार थे पिंडी के, अब तो अल्लाह के प्यारे हो गए, बड़े मशहूर थे, टीवी पे भी उन्होंने बड़ा काम किया, गेस्ट हाउस में बहुत आते थे वो। तो उन्होंने मुझे बताया एक दफ़ा, बहुत पहले की बात है वो, उस टाइम खैर मैं मीडिया में था, मीडिया में तो था मैं, लेकिन ये यूट्यूब वगैरह शुरू नहीं किया था। तो उन्होंने बताया कि लोग हमारे से ऑटोग्राफ भी लेते हैं, तस्वीरें भी लेते हैं, हमें शादियों पे बुलाने पसंद नहीं करते, हमें किसी फंक्शन में बुलाना पसंद नहीं करते, हमें फैमिली फंक्शन के अंदर बुलाना पसंद नहीं करते, हमें अजीब अजीब अलकबात से नवाज दिया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अदाकारों को मेरा जो मानना ये है कि ख़ुद भी अपनी रिस्पेक्ट करवानी चाहिए। अपने इन पॉलिटिशियंस ठीक है मुल्क के मामले में जो भी है, लेकिन उनके इतने थल्ले नहीं लगना चाहिए, नीचे नहीं लगना चाहिए, उनके इतने ज़्यादा जाके जो है ना मामलात इस हद तक नहीं जाने चाहिए कि जनाब साहब आप बिल्कुल ही आपको कोई अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दे। आप फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो आपको एक खुदादा सलाहियत है, जो आपका एक मकाम है, वो क्या बेचते हैं? पॉलिटिशियंस क्या बेचते हैं उनके आगे, अदाकारों के आगे कुछ भी नहीं है। ये तो अपने तकरीरें करेंगे, कई लोगों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो जाके मुल्क का बागडोर संभाल लेते हैं, वज़ीर बन जाते हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है, लेकिन हमारे अदाकार बड़े से बड़े पढ़े लिखे जाके उनके थले लगे होते हैं फुल टाइम। मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा माली हालात ऐसे हो जाते हैं कि इन्हीं हुकूमतों की तरफ देखना पड़ता है, इन्हीं वज़ीरों की तरफ देखना पड़ता है, या बाज़ दफ़ा कुछ और मामलात इस तरह के होते हैं, कोई फिल्म सेंसर करवानी है और मामलात हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए
और अपना मकाम जो ऊंचा करना चाहिए और धड़ल्ले के साथ रहना चाहिए, बताना चाहिए अपने आप को। तो ये कुछ चीज़ें थी, हमने बगैर तस्वीरों के आपके साथ दिल की बात है कि कभी एक आधा सिलसिला वैसे इस तरह रखा करेंगे। आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप लाजमी बताएं, या आप कुछ सजेशन देना चाहें वो भी वेलकमिंग है। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।